गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका परवीन यादव, माय यूट्यूब चैनल डू मैथमेटिक्स विद पीवाई। ओके, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे क्लास 12 की सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और हमने लास्ट जो क्लास थी उसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके साथ हमने डिफाइन किया था इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इसके साथ हमने डिफाइन किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इवेंट ना मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि इसमें मैंने सिंपल बताया था कि कोई भी दो इवेंट है ए और बी associated with same random experiment, associated with same random experiment, okay, with same random experiment, then occurrence of A and B simultaneously, occurrence of A and B simultaneously, तो हम क्या करेंगे, probability of A, probability of B, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहा हूं और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए पे डिपेंड कर रही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा, दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर कैसे कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के रिगार्डिंग। ओके, और उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने, मल्टीप्लिकेटिव लॉ के बारे में समझा था और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए थे। इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी इवेंट ए अकर हो रहा है और कोई बी इवेंट उसके बाद अकरिंग हो रहा है, बट वो ए पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा हो, मींस उसकी प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड ना करती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर मैं डिफाइन करूँ तो फॉर्मूला, अगर पेपर में, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे, न्यूमेरिकली डिफाइन कर देते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी दे देंगे, और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछी जाएगी और फिर बोल दिया जाएगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो क्या फॉर्मूला डिफाइन किया था, कोई भी दो इवेंट ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। ये था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। फिर मैंने डिफाइन किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए तो वो दोनों के दोनों इवेंट, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं क्या इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मीनिंग होता है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, मीन्स उन दोनों इवेंट्स के जो सैंपल पॉइंट हैं वो कोई भी कॉमन नहीं होगा। बट प्रोबेबिलिटी के केस में अगर मैं डिफाइन करूँ दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो भाई ये हमने पढ़ लिया था। अब आगे नेक्स्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं, नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। मान लो आपके पास आर इंडिपेंडेंट इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उनमें से एटलीस्ट वन, कम से कम एक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो कम से कम एक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं कि लेट P1 P2 PR बी द प्रोबेबिलिटी, लेट P1 P2 PR be the probability of R independent events, that is A1 A2 up to AR respectively. Okay, मैंने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास आर इंडिपेंडेंट इवेंट है। भाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये तो सीधी सी बात क्लियर है हमारी। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन कर ली P1 P2 PR। तो मैं अगर इसको वैसे लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आपकी क्या आ गई, P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आपकी क्या आ गई, P2, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ AR आपकी क्या आ गई, PR। ओके, ये बात क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट पेपर के लिए, इस पे क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। ठीक है,
अब फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ मैं एक बार जल्दी से, हालांकि आपको बस डायरेक्टली याद रखना है फॉर्मूला, मैं जल्दी जल्दी एक बार डिफाइन कर देता हूँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 मीन्स A1 की न होने की प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन होगी, 1 माइनस P1, जिसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, A2 की न होने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस P2 से, और जिसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार से। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ AR बार जो होगी 1 माइनस PR। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ R इंडिपेंडेंट इवेंट। हमारे पास R इंडिपेंडेंट इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के विद रिस्पेक्ट, उसमें कम से कम एक इवेंट, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ R, ठीक है। R इंडिपेंडेंट में कम से कम एक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैंने कंसिडर कर लिया R इंडिपेंडेंट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी P1 P2 PR अप टू PR, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट AR तक गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 AR मैंने डिफाइन कर दिया था, जो P1 P2 PR है न होने की प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन कर दी, और सारे के सारे इवेंट हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इनको एक साथ अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ इवेंट हैपन, अगर सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ इवेंट हैपन, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ इवेंट हैपन मीन्स एक भी इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली, एक भी इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, देखो कोई भी इवेंट A है और B इवेंट है किसी भी सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है, दो इवेंट है सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के विद रिस्पेक्ट, A इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी को A बार से रिप्रेजेंट करेंगे, B इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी को BR से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बोलता हूं कि A और B इवेंट की साइमल्टेनियसली अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगी अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इंडिपेंडेंट है। मैं बोलता हूं कि इनकी न होने की साइमल्टेनियसली न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, ओके, क्योंकि दोनों के दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, और कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो उसका A बार भी इंडिपेंडेंट होता है B बार के साथ, और A इंडिपेंडेंट होता है B बार के साथ, B इंडिपेंडेंट होता है A बार के साथ। ये तीन स्टेटमेंट मैंने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो, ठीक है। तो सिमिलरली मैं अब इस टाइम डिफाइन कर रहा हूँ, देखो इससे हमारे पास इस टाइम R इंडिपेंडेंट इवेंट है, उनकी R इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनकी न होने की प्रोबेबिलिटी मींस A1 बार A2 बार AR बार, ये भी क्या होंगे हमारे इंडिपेंडेंट होंगे सारे के सारे, और उन सभी की अकरेंस न होने की अकरेंस मींस न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, डायरेक्टली हम लिखेंगे क्योंकि वो सारे इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AR बार। ये या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार इंटरसेक्शन लगा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये है कि नन ऑफ इवेंट हैपन, हमारे पास R इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, उनमें से एक की भी न होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ R इंडिपेंडेंट इवेंट, कम से कम एक होना चाहिए, तो न होने वाले को मैं माइनस कर देता हूँ 1 में, तो बचेगा क्या, होने की प्रोबेबिलिटी, होने की किस टाइप की प्रोबेबिलिटी, एक बार हो या दो बार हो मींस कम से कम R इंडिपेंडेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होता है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट R इवेंट हैपन, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट R इवेंट हैपन। R इवेंट जो हमारे पास गिवन है सारे के सारे इंडिपेंडेंट, उनकी होने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम लिखेंगे 1 माइनस न होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगी क्या, कम से कम एक बार तो हो गए, एक बार होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AR बार, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू A2 बार इंटू A3 बार एंड सो ऑन AR बार, ओके। तो ये फॉर्मूला एक जनरेट हो गया है कि कोई भी आपके पास R इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, उनमें
कम से कम आर इवेंट या कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो डायरेक्टली आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, मीन्स 1 में से हम न होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो बचेगी किसकी, होने की प्रोबेबिलिटी। और सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट हमें पता था कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लाई करके डिफाइन करते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला ड्राई हो गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी बेस पे एक छोटा सा एक डेरिवेशन है, क्वेश्चन है कि आपके पास दो इवेंट हैं, क्वेश्चन है आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी, और उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन है आपके पास दो इवेंट हैं ए एंड बी, और उनमें से कम एक इवेंट होने की, दोनों के दोनों इवेंट क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन है कि आपके पास दो इवेंट हैं ए एंड बी आर टू independent event associated with same random experiment। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाओ। कोई भी दो इवेंट है आपके पास ए और बी, इंडिपेंडेंट इवेंट है, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, आपको यहां से बताना है या प्रूव करना है, क्वेश्चन आ जाएगी प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रूव दैट probability of occurrence one of A and B is 1 minus probability of A bar into probability of B bar। ये प्रूव करना है। तो देखो, अगर इसका इन जनरलाइज अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि आपके पास अगर R इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई, अगर आपके पास R इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनमें से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, क्या फॉर्मूला आया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AR बार। ठीक है, अब इस टाइम आपके पास क्या है, दो इवेंट है, उनमें से एक इवेंट होने की, कम से कम एक इवेंट ए एंड बी में से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ये मान लो कि छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूव करना ही आ जाए 2 नंबर में या 3 नंबर में, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, ए और बी दोनों के दोनों हमारे पास क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है। ठीक है, तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। अब हमें फाइंड किया करना है कम से कम एक इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कम से कम एक इवेंट हो उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कम से कम एक इवेंट हो तो ए यूनियन बी, इसमें ए भी आ गया बी भी आ गया, दोनों भी आ सकते हैं। समझ गए केस मीनिंग क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसका मीनिंग क्या है, occurrence of one of A and B, probability of occurrence of one event A and B, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B से। ओके, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए यूनियन बी क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उन पे पी लगा दो, मैंने बताया था सेट थ्योरी के फॉर्मूले काम आते हैं ऐसे इसमें। ओके, अब हमें ये पता है कि दोनों के दोनों इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगी। उसकी जगह पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं कॉमन ले सकता हूं इसमें से, इन दोनों में से अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है ये बात, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ गया। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार के इक्वल होते हैं। क्लियर है ये बात, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस
या मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा डिफाइन हो गया है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारा क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से मैं किसको माइनस ले सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को। तो 1 माइनस मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा हमारा अंदर, यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस के साथ लेता हूँ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के साथ ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस का बचेगा और ये माइनस का बचेगा। ओके, और ये डिफाइन हो जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई? ये छोटा सा कंसेप्ट है, क्या पता पेपर पूछ ले, कुछ नहीं करना, ओनली एनालिसिस करना है कहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं और अरेंज करनी है टर्म्स को, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी 2 इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनमें से कम एक की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होता है 1 माइनस उन दोनों की, इंडिपेंडेंट है तो दोनों की एक साथ न होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। इसी बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि प्रॉपरली क्वेश्चंस को आपको पेपर में कैसे करना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या गिवन है इसके अंदर, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, इज गिवन टू बी 3 स्टूडेंट्स हु चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। मीन्स 3 स्टूडेंट हैं, उनको मैथमेटिक्स से कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, तीनों स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को अगर सोल्व करते हैं इंडिपेंडेंटली। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि ये 3 इवेंट्स है, मीन्स 3 स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास इवेंट कितने हैं, 3 इवेंट है, तीनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है तीनों की, तो तीनों के तीनों इवेंट हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है तो R इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए, तो यहाँ पे हमारे एक तरह से क्या आ गया, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए, ठीक है। फिर बोला है कि उनके सोल्व करने की, मीन्स क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उनको गिवन है उसको सोल्व करने की जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3, 1/4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, प्रॉब्लम सोल्व होगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रॉब्लम सोल्व होगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम सोल्व होगी, एक स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व करता है तब भी प्रॉब्लम सोल्व होगी, 2 स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तब भी प्रॉब्लम सोल्व होगी, तीनों के तीनों स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो भी प्रॉब्लम। कहने का मीनिंग क्या है कि तीनों में से अगर एक स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व करता है तब भी उस प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। अगर तीनों स्टूडेंट में कोई भी 2 स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो प्रॉब्लम फिर से सोल्व हो गई एक तरह से। अगर हम बात करते हैं कि तीनों के तीनों स्टूडेंट ही प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम फिर भी सोल्व ही मानी जाएगी। कोई भी एक स्टूडेंट, मीन्स कम से कम एक स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारी सोल्व हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या है कि कम से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, तो हमारे पास ये कौन सा केस है, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 3 इंडिपेंडेंट इवेंट कौन कौन से हैं, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट A B C be 3 इंडिपेंडेंट इवेंट या ABC 3 independent event that the problem in mathematics is solved by 3 students। ABC जो इवेंट हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये इवेंट क्या है, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स सोल्व्ड बाय 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व की जाती है, तो एक स्टूडेंट सोल्व करता है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम सोल्व करता है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम सोल्व करता है तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास तीनों की रैंडमली प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी क्या है 1/3 मैंने मान लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारी क्या है 1/4।
अगर ये स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर ये प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता तो उसको हम लिखेंगे नोट ए, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो होगी 1 - 1/2 जो आएगी वापस से 1/2। अगर ये स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर ये स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। अगर ये स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से रिप्रेजेंट की जाएगी। अगर नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार से जो 1 - 1/4 हो जाएगा और ये आएगा आपके पास 3/4। तो मैंने कैलकुलेट इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लिया कि भाई पहला स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो 1/2, दूसरा स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता है तो 2/3, तीसरा स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को मींस नहीं सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम सोल्ड मीन्स प्रॉब्लम विल बी सोल्ड। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी सोल्व नहीं हो रही है ना, जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 में से माइनस कर देंगे। मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। इसका मीनिंग क्या है कि आपने 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जो इस प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उनको कोई भी स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो बचेगा क्या, कम से कम कोई तो सोल्व करेगा, वो बच जाएगा, ठीक है। और ये ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार सी बार भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और उन तीनों जो स्टूडेंट है जिनको मैंने इवेंट ए बी सी से कंसिडर किया है कि भाई प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व न होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। ओके, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या है 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी 3/4। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 1 - 1/4 आएगा आपका आंसर 3/4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।